हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। इस वीडियो में हम पेपर वन सीटेट का पेपर वन 20 दिसंबर जो 2021 को ऑनलाइन हुआ था उसका मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप वीडियो में लगातार बने रहें क्योंकि थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है मैथमेटिक्स में। बाकी हम शॉर्ट ट्रिक भी इसमें यूज़ करेंगे पेपर के लिए, और बाकी पैडागोजी के वो 15 क्वेश्चन जो पेपर वन में पूछे गए हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31 से। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 टाइम द क्वेश्चन एंड 4 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द डिविडेंड। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। दोस्तों, आपको एक फॉर्मूला पता है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है। डिविडेंड जो होता है डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर। ये आपको फॉर्मूला पता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वहाँ पर गिवन है कि d इज इक्वल टू 5q, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है कि d इज इक्वल टू 4 गुना, रिमाइंडर का 4 गुना है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो टोटल जो डिवाइज़र था वो पहले यहाँ सॉल्व कर लोगे आप। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे d इज इक्वल टू 4, रिमाइंडर आपके पास पता है। रिमाइंडर, इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5, रिमाइंडर की वैल्यू 5, तो कितना आ जाएगा आपके पास। d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 यहाँ पुट करोगे, 20 पुट करोगे यहाँ पे तो 5 इंटू क्यू, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4। तो ये डिवाइज़र था, डिवाइज़र जो है टोटल 20 आ गया था, टोटल 20 आया था। फिर डिवाइज़र जो है क्वेश्चन का 5 गुना था, तो वहाँ से हमने क्वेश्चन की वैल्यू ये निकाल दी। उसके बाद आपको फॉर्मूला जो पता है वहाँ इसको पुट कर देंगे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र था आपके पास 20, क्वेश्चन इंटू क्वेश्चन था आपके पास ये, प्लस रिमाइंडर था आपके पास 5, तो ये 80 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 85, और 85 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। द सेकंड नंबर इन 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 49। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर इन दीज नंबर। 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले सेकंड नंबर दिया हुआ है 5 कंसेक्यूटिव नंबर में, तो सबसे पहला जो नंबर होगा वो आपका 48 होगा क्योंकि लगातार लिखा हुआ है। उसके बाद 49, फिर 50, फिर 51 और लास्ट में होगा 52। ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर होगा, और इसमें जो इवन नंबर है वो आपका 48 है, 50 है और 52 है। तो 48 इंटू 50 और इंटू 52। दोस्तों, ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है, मल्टीप्लिकेशन है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 124,800 मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। A steel wire form a square whose area in 121 centimeter square. If the same wire is bent in the form of rectangle whose breadth is 8 centimeter, then the length of rectangle is। यानी कि एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए, उसकी चौड़ाई
8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक स्क्वायर वायर है, एक स्क्वायर वायर है, इसको मोड़कर एक रेक्टेंगुलर वायर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाना है और इसका जो ब्रेथ दे रखा है आपको, ब्रेथ दे रखा है 8। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपको पता है एरिया दे रखा है, एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको साइड को ए ले लेता हूँ तो ये सारी साइड ए हो जाएगी। तो एरिया होता है आपका साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11 सेंटीमीटर में। अब आपको मालूम है कि दोनों का जो पैरीमीटर होगा वो सेम होगा, दोनों का जो पैरीमीटर होगा वो सेम होगा। तो आपको पैरीमीटर का फॉर्मूला पता है, रेक्टेंगल का जो पैरीमीटर होता है, परिमाप जो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और उसमें होता है 4 गुणा साइड, यानी कि 4 इंटू ए। एल प्लस बी को एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ से 4 इंटू 11 और ये 2 आ जाएगा नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 टाइम, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि L प्लस बी की वैल्यू आ गई आपके पास 22। बी की वैल्यू पुट करोगे, बी की वैल्यू 8 पुट करोगे तो L की वैल्यू वहाँ से निकल के आ जाएगी आपके पास 14 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर फ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली आर। दोस्तों इसमें हम शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न हमें पता करना है। इसके लिए दोस्तों क्या तरीका है, जो रिमाइंडर जो है आपका, जो आपका बटे में जो लिखा होता है जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप 2, 3, 5, 6 और 4 का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 60। तो सबसे पहले 60 करके आप क्या करोगे, 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 30। उसके बाद 1/3 इंटू 60 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपके पास 20। फिर अगला नंबर है 4/5 इंटू 60 करा तो ये आ जाएगा आपके पास 48। इसी तरीके से 5/6 है अगला नंबर, इसको करा 60 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा आपके पास 50। और लास्ट में है 3/4, उसको भी 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आपके पास 45। अब आप देख पा रहे हैं कि लार्जेस्ट कौन सा है। लार्जेस्ट इन सब में जो नंबर आ रहा है वो लार्जेस्ट नंबर है ये वाला नंबर। तो ये किसके साथ था, ये 5/6 के साथ। तो लार्जेस्ट नंबर हो गया 5/6 और स्मॉलेस्ट आप ये देख पा रहे हैं कि स्मॉलेस्ट है ये 20 वाला, तो स्मॉलेस्ट हो गया 1/3। तो 5/6 आपका लार्जेस्ट हो गया और स्मॉलेस्ट हो गया 1/3। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 ठीक हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन सब का जो डिनोमिनेटर होता है इसका एलसीएम लेना होता है। 2, 3, 5, 6, 4 का जो एलसीएम आया था वो हमारे पास 60 आया था और 60 से सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सा बड़ा नंबर है या कौन सा छोटा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम। इन हाउ मेनी वेज 36 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो दैट रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 36 वर्गों के कुल कितने प्रकार के 36 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अब दोस्तों ये टोटल इसका जो तरीका है वो ये है कि आप जो एरिया है, एरिया बराबर 36 है तो 36 का फैक्टर कर लो। तो सबसे पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 36 तो वो आ जाएगा 36।
अगला क्या हो सकता है, 2 × 18, 2 × 18, तो वो भी 36 आएगा। फिर 3 × 12, वो भी 36 आएगा। और क्या हो सकता है इसके अलावा, 4 × 9 हो सकता है, ये भी 36 आएगा। और फिर 6 × 6 हो सकता है, ये भी तो 36 आएगा। इसके अलावा कोई और फैक्टर इसके नहीं बन रहे हैं, तो टोटल फैक्टर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 और फिर ये 2 नीचे 4 5, तो टोटल 5 फैक्टर बन रहे हैं। तो 5 तरीके से इसको किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट सच दैट द नंबर ऑफ गर्ल इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। रोहित रैंक 17 फ्रॉम द टॉप। इफ देयर आर 9 गर्ल्स बिफोर रोहित, हाउ मेनी बॉयज आर रैंक्ड आफ्टर हिम। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ कितने कितने हैं। तो यहाँ पर ये जो गिवन था कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो है, गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो है वो कितना गिवन है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको गिवन था कि 2:1, यानी कि 2 गुना थी। तो गर्ल्स और बॉयज़ जो था, गर्ल्स दुगनी थी बॉयज़ से। अगर बॉयज़ एक है तो गर्ल्स 2 होंगी। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए ये 3, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 60, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ से आप निकाल पाओगे कि गर्ल्स हो गई, यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो गर्ल हो गई 40 और बॉय हो गए 20। तो ये हो गए गर्ल और बॉय, 40 लड़कियाँ हैं और 40 लड़के हैं क्लासरूम में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम जाते हैं तो ध्यान से पढ़ते हैं। कक्षा में रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। तो यहाँ से देख लेते हैं, ऐसे मैं एक रो बना देता हूँ और यहाँ पर रोहित को खड़ा कर देता हूँ। ये मान के चलो ऊपर है, यहाँ से ये टॉप है, ये वाला पॉइंट जो मैंने डार्क किया ये टॉप पॉइंट मान लो। तो यहाँ से ये 17वें नंबर पर आ रहा है रोहित, इससे पहले 16 होगा। इसी तरीके से यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं। तो दोस्तों रोहित से पहले टोटल 9 लड़कियां हैं। 9 लड़कियों का मतलब ये है कि टोटल रोहित यहाँ से 17वें नंबर पे था। तो आप ये कह सकते हो कि टोटल बॉय जो है यहाँ पर, रोहित से पहले कितने बॉय होंगे, टोटल होंगे 7 बॉय रोहित से पहले। ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि 9 लड़कियां रोहित से पहले हैं। तो बस अब आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से रोहित के बाद कितने लड़के बचे, तो रोहित और उसको मिलाकर टोटल 8 हो गए। 20 लड़के थे टोटल, 20 में से 8 माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा 12। तो सिंपल सा आपके पास 12 आंसर है कि 12 लड़के रोहित के बाद यहाँ पर जो रोहित के बाद है वो 12 लड़के होंगे, टोटल 12 इधर। क्वेश्चन नंबर 37 में, साइमा रीच बस स्टैंड एट 9:35 AM and is told by Zenith that the previous bus has left at 9:25 AM as per her watch. If Zenith watch is 5 minutes fast and the frequency of bus is every 20 minutes, for how long Saima has to wait to catch the next bus? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का पेपर में हर बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से आप रीड करेंगे। साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची तो उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से, किसकी घड़ी के, जीनत की घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज़ चल रही है
और बस की आवृत्ति यानी कि बस हर 20 मिनट में आ जाती है, तो सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। सायमा जो है वो कितने बजे पहुंची? सायमा पहुंची 9:35 AM को, और इसके अकॉर्डिंगली जो जीनत ने बताया कि 9:25 उसकी घड़ी के अनुसार जो बस गई है वो कितने बजे चली गई? 9:25, जबकि जो जीनत की घड़ी चल रही थी वो 5 मिनट आगे चल रही थी। यानी कि एक्चुअल जो बस गई होगी वो कितने बजे गई होगी? 5 मिनट माइनस कर देंगे तो कितने मिनट? 9:20 पे वो बस गई होगी। इतना क्लियर आपको आ गया क्वेश्चन में। अब करना क्या है? करना बस ये है कि 9:35 पे तो सायमा पहुंची है और 20 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद बस आ रही है, तो अगली जो बस आएगी वो कितने बजे आएगी? 9:40 पर। 9:40 पर आनी है। सायमा 9:35 पे तो पहुंची है, 9:35 से 9:40 तक कितने मिनट उसको वेट करना पड़ेगा? उसको वेट करना पड़ेगा ओनली 5 मिनट। तो 5 मिनट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सायमा जो है 9:35 पर पहुंची। जीनत ने उसे बताया कि उसकी घड़ी के अनुसार 9:25 पर बस चली गई, जबकि जीनत की घड़ी 5 मिनट पे आगे चल रही थी। यानी कि एक्चुअल जो बस पहुंची होगी वो 9:20 पे पहुंची होगी, जो ये टाइम था। अगली जो बस आएगी वो 20 मिनट बाद आएगी, तो 9:40 पे आएगी ये वाले टाइम पर। और सायमा पहुंची थी 9:35 पर, तो 9:35 से 9:40 तक कितने मिनट उसको टाइम वेट करना पड़ेगा? वहाँ पर 5 मिनट ओनली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ 1,001, 2,002 एंड 30333 टू गेट 17069। 1,001, 2,002 एंड 3,033 के योग में क्या घटाया जाए कि इससे 17069 प्राप्त हो? तो दोस्तों सबसे पहले आप इन सभी नंबर का सम कर लेंगे, इसका और इसका। जब आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 60356। इसमें से आप इस नंबर को घटा देंगे। ये जब नंबर घटाओगे आप 17069, तो कितना आ जाएगा आपके पास? आपके पास आएगा 43287। तो यानी कि इस नंबर में से ये घटाओगे कि ये बच जाएगा। तो बस सिंपल सा ऑप्शन आपके पास आ ही गया है, 43287। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। रेट ऑफ वेरियस ईटेबल इन स्कूल कैंटीन आर गिवन बिलो। एक समोसा 5 रुपये, एक पैकेट ग्राउंड नट 6.5 रुपये, 1 गुलाब जामुन 7 रुपये, एक ढोकला 8.5 रुपये, 1 बॉटल ऑफ नींबू पानी 11.5 रुपये। सुनैया बाइज 1 समोसा, 2 पैकेट ऑफ ग्राउंड नट एंड 1 गुलाब जामुन एंड 1 बॉटल ऑफ नींबू पानी। इफ़ शी गिव ₹100 then canteen owner how much would she get back? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना एक समोसा लिया है, एक समोसे की जो कीमत होती है वो दोस्तों होती है इसके अकॉर्डिंगली 5 रुपये। तो एक समोसा हो गया 5 रुपये, प्लस 2 उसने ग्राउंड नट लिए और एक ग्राउंड नट की वैल्यू थी 6.5 रुपये। 2 ग्राउंड नट हो जाएगा 2 × 6.5, प्लस एक उसने गुलाब जामुन भी लिया है, तो गुलाब जामुन था 7 रुपये का, तो 7 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। और 1 बॉटल ऑफ नींबू पानी, 1 बॉटल ऑफ नींबू पानी की जो कीमत थी वो थी 11.5 रुपये। इन सबको मल्टीप्लाई करके एडिशन करेंगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल आपके पास आ जाएगा 36 रुपये 50 पैसे। उसने दिए थे 100 रुपये, तो 100 रुपये में से
₹36.50 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास ₹63.50। तो ₹63.50 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो कैंटीन ओनर जो है वो उसको ₹63.50 वापस लौटा देगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं आप। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु एट 23:55 आवर on 29 June and reaches Guwahati on 2nd July 2022 at 5:20 hour. What is the total travel time from बेंगलुरु to गुवाहाटी? एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 33:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बेंगलुरु से गुवाहाटी की तरफ जा रही है 29 जून को ये चलनी चालू हुई और 2 जुलाई को ये पहुंच गई। यहाँ से जो टाइम था इसका वो था इतना, और वहाँ जो पहुंची है वहाँ पहुंची है 5:20 पे। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले 24 घंटे के लिए यहाँ पर 5:29 कंप्लीट होने में टोटल 5 मिनट बच रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो 5 मिनट हो जाएगा, ये 5 मिनट होगा। थोड़ा सा इसको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देता हूँ। प्लस फिर 30 तारीख तक चलेगी, 30 तारीख तक 24 घंटे पूरा चलेगी। फिर 31, अब जून में आपको पता है 30 दिन होते हैं, तो 31 का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर 1 तारीख को चलेगी, 1 तारीख को भी टोटल 24 घंटे चली, और 2 तारीख में वो पहुंच गई कितना 5:20, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट चली। तो टोटल कितना टाइम लगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। 24 24 48, 48 और 5 ये हो गया 53, और 20 और ये 25, तो 53 घंटे और 25 मिनट, यानी कि 53 घंटे 25 मिनट ये टोटल ट्रेवल कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर। व्हाट इज द क्वेश्चन? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्याओं से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9। दोनों को प्रोडक्ट किया रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। और फिर कहा गया है कि इन दोनों के प्रोडक्ट को किससे डिवाइड किया जा रहा है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर। दोस्तों यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट की बात कर रहा है, लेकिन कौन सी? ऑड नंबर की। वैसे तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है आपका 10, लेकिन यहाँ पर ऑड है तो ऑड हो जाएगा आपका 11। इससे डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से जाएगा 9 बारी, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 9 से 99 को 9 से गुणा करोगे तो आएगा 8 9 9 1, इतना आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, सबसे छोटी जो 2 डिजिट नंबर होता है वो होता है 10, लेकिन ये 10 जो है आपका इवन होता है। यहाँ पर बात की गई थी ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर सबसे छोटा जो होगा वो 11 ही होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। A number is larger than half of 50.
it is more than 3 tens and less than 4 tens. The one digit is 2 times the 10 digit. What is the number? एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, ये 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है, यानी कि 30 से ज़्यादा है और 40 से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। संख्या क्या है? दोस्तों यहाँ के अकॉर्डिंगली आपको पता चल गया कि 50 से एक कोई संख्या है जो 50 के आधे से अधिक है, यानी कि 25 से बड़ी होगी कोई संख्या। और दूसरी स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 30 से तो ज़्यादा है वो नंबर, लेकिन 40 से क्या है, कम है। अब ऐसी संख्या क्या है? ऐसी संख्या पाने के लिए आप ऑप्शन को देखेंगे। 28 तो गलत हो जाएगा क्योंकि 30 से छोटा है। 32 हो सकता है, 36 हो सकता है, 38 हो सकता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये भी कहा गया है कि जो उसका दाहिनी का अंक है, या यहाँ पर ये बोला गया है कि इस संख्या का इकाई का अंक दाहिनी के अंक का 2 गुना है, यानी कि जो इकाई का अंक है वो दुगना है। तो इकाई का अंक यहाँ पर दुगना नहीं है, तो ये गलत। इकाई का अंक यहाँ दुगना नहीं है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 बचता है, यानी कि 36। आप देख पा रहे हैं कि ये इकाई अंक है और ये दाहिनी अंक है, तो दाहिनी का दुगना है इकाई अंक, 3 का दुगना 6, तो 36 ही ऑप्शन में रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर 36 का करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने ऑप्शन से एलिमिनेट किया है। क्वेश्चन नंबर 43 में द डायमेंशन ऑफ गोडाउन आर 5 मीटर, 7 मीटर, 4 मीटर। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पार्सल ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर कैन बी एकोमोडेट इन द गोडाउन? एक गोदाम की विमाएँ 5 मीटर गुणा 7 मीटर इंटू 4 मीटर है। इस गोदाम में 25 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर विमाओं वाली अधिकतम कितनी पार्सलों को रखा जा सकता है? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 मीटर है, तो सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 500 सेंटीमीटर। उसके बाद 700 सेंटीमीटर, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास 400 सेंटीमीटर। और इसमें कितना रखा जा रहा है? 25 गुणा 50 गुणा 25। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो ये कटेगा 20 टाइम, और ये कटेगा 0 से 0, ये 5 एकम 5, और ये 14 टाइम गया, और ये कटेगा 25 एकम 25, और ये कटेगा 16 टाइम। 20 गुणा 14 इंटू 16 जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4480। तो 4480 जो है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। एन ऑटो रिक्शा मीटर शॉन चार्ज ऑफ 25 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ जर्नी एंड ₹8 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर ट्रेवल्ड, माइनस पेज 249 as fare to travel from this house to workplace. How far is his workplace from his home? एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 का और उसके बाद की किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपये भाड़ा दिया। उसके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? दोस्तों 2 किलोमीटर जो जा रहा है उसके लिए पे करना पड़ रहा है उसको 25 रुपये, ये फिक्स है। और हर एक किलोमीटर के लिए उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है? ये 8 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल में से 25 को माइनस कर देते हैं। जब आप 25 को माइनस करोगे तो ये आएगा 224। तो 224 पे करना पड़ेगा 25 रुपये के बाद। तो इसको डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा निकल कर 28 किलोमीटर। लेकिन 28 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर के बाद था, 2 किलोमीटर तो पहले ही चल लिया था जो 25 रुपये उन्होंने पे किए थे। तो 28 + 2 टोटल आ गया 30 किलोमीटर।
और 30 किलोमीटर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स के इस सॉल्व वाले क्वेश्चन में हम लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके बाद पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज मार्क ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय सुनीता एंड जेसिका इन 5 सब्जेक्ट, ये दिए हुए हैं। बेस्ड ऑन द टेबल अबव आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है सुनीता हैज़ स्कोर्ड मोर मार्क्स देन जेसिका इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट द लैंग्वेज। लैंग्वेज के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट में जो सुनीता है उसने जेसिका से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए। तो देखते हैं जेसिका से। अब ये देखो, मैथ में सुनीता के 68 नंबर है और जेसिका के 74 है, तो ये पहली स्टेटमेंट तो गलत ही हो जानी है, क्योंकि बोल रहा है कि सब में ज़्यादा नंबर है, तो ये पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट ये है सुनीता एग्रीगेट मार्क्स इन मैथ एंड साइंस आर मोर देन जेसिका एग्रीगेट मार्क्स इन दी सब्जेक्ट। यानी कि अब देखते हैं सुनीता के मैथ और साइंस में मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। तो सुनीता के जो मार्क्स है वो है 68 और साइंस में है 78। जब इसको आपने कैलकुलेट किया ये आ गया 146। उसके बाद 74 जेसिका के और 84, ये आ गया 158। तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि जेसिका के मार्क्स ज़्यादा है और सुनीता के कम है, जबकि स्टेटमेंट में गलत बोला गया था, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। फिर अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जेसिका ने तीनों विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए। अब जेसिका ने तीन विषयों की बात कर रहा है, तो जेसिका देखते हैं। जेसिका ये रही, तो सुनीता से एक में काउंट आगे किया और एक इसमें किया, बाकी सब में कम किए। तो कितने विषयों में किए? 2 में ज़्यादा किए, बाकी 3 में कम किए, जबकि यहाँ पर 3 में बोला था, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी दोस्तों। और फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ऑप्शन नंबर वही फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, यदि जेसिका ने 17 अंक और प्राप्त किए होते तो सुनीता और जेसिका के कुल अंक बराबर होते। दोस्तों बिल्कुल सही है। सुनीता के जब आप मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो सुनीता के मार्क्स आएंगे टोटल 382 और जेसिका के मार्क्स टोटल काउंट करोगे तो ये आएंगे 365। 365 में 17 और जोड़ दोगे तो ये 382 ही हो जाने, यानी कि 17 नंबर जोड़ दोगे जेसिका में तो बिल्कुल 382 बन जाएंगे, और ये स्टेटमेंट कह भी रही थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब दोस्तों पेडागोजी के 15 क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस इन टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यहां पर नहीं है पूछा गया है दोस्तों। स्टार्टिंग द क्लास बाय असेसिंग द लर्नर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, तो ये तो होना ही चाहिए कि पिछली चीज़ों को एक्सेस करे या जांचे कि बच्चे को कितना आता है। इनकरेजिंग इंट्यूटिव सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, ये भी ठीक है। या इनकरेजिंग प्रॉब्लम सॉल्वर इन प्रेस्क्राइब मैनर, यानी कि एक ही तरीके से बच्चों को इनकरेज करना कि इसी तरीके से आप सॉल्व करो। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक ही मेथड से बच्चों को सॉल्व करना सिखाएं, बल्कि जो बच्चा होता है उसको कन्वर्जेंट थिंकिंग, इससे बच्चा क्या होगा, प्रेस्क्राइब मैनर से वो कन्वर्जेंट थिंकर बनेगा, ना कि डाइवर्जेंट थिंकर। और हमें बच्चे को बनाना है डाइवर्जेंट थिंकर। जब एक स्पेसिफिक मेथड से, एक ही मेथड से आप बच्चे को कहोगे कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो वो सिर्फ एक ही मेथड सॉल्व करेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग करेगा, जबकि बच्चे को होना चाहिए डाइवर्जेंट थिंकर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो समस्या समाधान के लिए निर्धारण तरीका अपनाने को प्रोत्साहित करना। 47 फॉलोइंग क्वेश्चन आर पोज बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 8, ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ perimeter 50 सेंटीमीटर, व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 25 या डिफाइन perimeter।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ए एंड बी आर ओपन एंडेड एंड सी एंड डी आर क्लोज एंडेड, ए एंड सी आर क्लोज एंडेड एंड बी एंड डी आर ओपन एंडेड, ए बी सी आर क्लोज एंडेड एंड डी इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, ए सी डी आर क्लोज एंड बी इज ओपन एंडेड। दोस्तों इसमें जो है पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट था, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 8। अब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जिनका सम 8 हो, और ड्रॉ अ ट्राइंगल विथ पेरीमीटर 50। तो अलग अलग पेरीमीटर ले सकते हैं, किसी की लेंथ कभी 5 ले ली, कुछ और ले ली, तो जिनका पेरीमीटर बनेगा 50, तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 25? तो फैक्टर जब निकालेंगे तो लिमिटेड फैक्टर्स ही बनेंगे, और पेरीमीटर की डेफिनेशन भी लिमिटेड ही बनेगी। तो जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो ओपन एंडेड है, किसी का कुछ और आंसर आ सकता है, किसी का कुछ और आंसर आ सकता है। लेकिन जो 25 का फैक्टर निकालना और पेरीमीटर की डेफिनेशन देनी है, ये आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें लिमिटेड ही आंसर पॉसिबल हैं। तो 47 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा गणित सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? 4 ऑप्शन ये रहे। स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम पॉजिंग, एरर फ्री कैलकुलेशन, रिकॉल द करेक्ट फॉर्मूला। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम पॉजिंग है ये क्रिएटिव थिंकिंग का इंडिकेटर है या इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है प्रॉब्लम पॉजिंग। अब बढ़ते हैं 49 में। एट वॉट लेवल ऑफ वीन हिल्स स्पेशल ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग ए चाइल्ड इज लाइकली टू एक्सेप्ट दैट ए स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल? वैन हिल की त्रिविम ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चे की ये स्वीकार करने की संभावना अधिक है कि वर्ग एक आयत भी है? लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3? तो ऑप्शन नंबर इसका जो दोस्तों 49 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, ये कहा गया है। तो ये जो है ये स्क्वायर का रेक्टेंगल के साथ रिलेशनशिप है, विजुअलाइजेशन भी नहीं है, एनालिसिस भी नहीं है। तो लेवल 2 रिलेशनशिप इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैन हिल के अनुसार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर? एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से किसको पूर्ण संख्याओं के योग तत्समक के रूप में उल्लेखित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने ये है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ऐसी आइडेंटिटी जिससे उसको प्लस या माइनस करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 0 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो, किसी में भी प्लस करो या किसी से भी माइनस करो, वो नंबर एज इट इज़ रहता है। जैसे मैं लिख दूँ 2 + 0 तो ये भी 2 आएगा, 0 + 100 तो 100 आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आ जाती है, आपको मालूम है ये चीज़। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सी करेक्ट है। मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड बाय प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिटी रिलेशन। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है। लर्निंग मैथमेटिक्स इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग एंड नेगोशिएशन। बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सोशल प्रोसेस है जिसमें डायलॉग और नेगोशिएशन भी होता है। आर्ग्यूमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल ठीक है, आर्ग्यूमेंट करेगा तभी बच्चा मैथमेटिक्स की समझ बना पाएगा। कल्चर हैज़ नो रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। जबकि कल्चर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 में। हिंदी में ये था क्वेश्चन आपका। 52 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू रिगार्डिंग ज्योमेट्री करिकुलम एट प्राइमरी लेवल? 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं।
ज्योमेट्री नीड टू बी लिमिटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ 2D शेप्स लाइक सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एटसेट्रा। दोस्तों यहाँ पर ट्रू पूछा गया है, प्राइमरी लेवल की बात चल रही है यहाँ पर, प्राइमरी लेवल की। प्रॉपर डेफिनेशन शुड बी इंट्रोड्यूस या इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस शुड बी डेवलप। तो प्राइमरी लेवल पर जो होते हैं हम स्पेस यानी कि हम ज्योमेट्री की समझ बताते हैं बच्चों को, जबकि उनको इनके बारे में बताते नहीं हैं ठीक से। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली सी इसका ठीक हो जाएगा। 53 में चलते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग मैथमेटिकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज यूज बाय स्ट्रीट वेंडर एंड शॉपकीपर। जो स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, और शॉपकीपर वो कौन सी स्किल्स यूज़ करते हैं अपनी। दे आर नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन क्लास, या दे आर एम्बिगुअस एंड इलॉजिकल, या दे हेल्प इन डेवलपिंग अल्टरनेट स्ट्रेटेजी इन सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट जो सी है ये बिल्कुल ठीक है। वो अलग तरीके से, अलग उनकी अल्टरनेट स्ट्रेटेजी होती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आप अगर कोई सामान खरीदने गए और उसके पास बट्टा नहीं होता, तो वो कोई इक्विवेलेंट वेट रख लेता है, कोई ईंट रख लेता है, कुछ और रख लेता है उसको मेज़र करने के लिए। तो वो एक अल्टरनेट मेथड हुआ। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 54 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों के त्रिवम विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। न्यूनतम की बात कर रहा है, मिनिमम। ड्राइंग पिक्चर टू रिप्रेजेंट डाटा, वर्क ऑन टंग्राम पजल, आइडेंटिफाई द नेट ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप, या आइडेंटिफाई द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ गिवन शेप। तो दोस्तों जो ड्राइंग पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डाटा जो है इसमें सबसे कम होगी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी में कुछ ना कुछ बच्चा सोच रहा है या करके सोच के कर रहा है, तो उसमें ज़्यादा होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट सुटेड टू इंट्रोड्यूस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 and 5। 3 गुणा 5 के गुणन का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक उत्तम है। बिल्डिंग रेक्टेंगुलर एरे ऑफ 3/5 यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, या रिसाइटिंग टेबल ऑफ 3 and 5। सिर्फ पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा, बेस्ट तरीका नहीं है ये। फाइंडिंग आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर की मदद से तो करना ही नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चा सीखेगा भी नहीं। या प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन स्किप काउंटिंग करा के प्रैक्टिस करा देना, ये भी गलत है। मतलब बेस्ट नहीं है, क्योंकि हमसे बेस्ट पूछा यहाँ पर, बेस्ट सूटेड, तो बेस्ट सूटेड होगा बिल्डिंग रेक्टेंगुलर एरे ऑफ 3/5 यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट। कुछ वस्तु से 3 गुणा 5 के आयताकार व्यू की रचना का निर्माण करना। 56 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेबल विद रिगार्ड टीचिंग स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पर दोस्तों नोट पूछा गया है, नोट वाले क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से रीड करेंगे। द प्रॉब्लम चूजन शुड बी रियलिस्टिक, ये तो बिल्कुल ठीक है कि प्रॉब्लम जो होनी चाहिए वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, रियल बेस्ड होनी चाहिए। सिंपल एग्जाम्पल विद स्मॉलर नंबर शुड बी टेकन फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल लेने चाहिए जिसमें हम नंबर छोटे छोटे ले सकते हैं। कंक्रीट मटेरियल में बी यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेप ऑफ एल्गोरिथम, कंक्रीट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है ये भी। ओनली वन मेथड ऑफ सॉल्विंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुड बी एम्फेसाइज। दोस्तों ये गलत है, चौथा और चौथा ही नॉट पूछा गया था, चौथा ही इसका ठीक हो जाएगा। मतलब ये है कि एक ही मेथड बच्चों को सिखाया जाए जिससे वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करे एक ही मेथड से, जबकि मल्टीपल मेथड बच्चे को सीखने चाहिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे को करनी चाहिए, ना कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। 56 के बाद 57 में चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 4 इज यूज इन कार्डिनल सेंस। निम्नलिखित में से किस संख्या में 4 का प्रयोग गणन संख्या कार्डिनल भाव में हुआ है।
My office is on the fourth floor of its building. My son ranked fourth in the competition. The fourth chapter of this book is very interesting. या फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेट इन द शो. तो दोस्तों कार्डिनल नंबर क्या होता है जिसमें 4, 3, 2 नंबर आए कोई, तो ऐसा एक ही है. 4 टीम पार्टिसिपेटेड इन द शो. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. 58 में चलते हैं आप. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. शुद्ध कथन को पहचानिए. तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं और फिर ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं. हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट पढ़ते हैं. मल्टीप्लाई नंबर बाय अनदर नंबर ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू. पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों. मल्टीप्लाई ए नंबर बाय अनदर नंबर इज ऑलवेज इंक्रीज इट्स वैल्यू. अब जैसे मैं 3 को गुणा कर देता हूँ 1 के साथ, तो कितना आएगा 3. तो इक्वली तो हुआ, 3 का इक्वली तो हुआ, इंक्रीज कहाँ कर रहा है. तो पहली स्टेटमेंट तो गलत. दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज डिक्रीज इट्स वैल्यू. ये भी गलत है दोस्तों. क्यों कि एक नंबर को अगर किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो उसकी वैल्यू को हमेशा डिक्रीज करेगा, ये कह रहा है. जबकि ऐसा नहीं है. 4 को मैंने डिवाइड किया 1 से तो 4 ही आएगा, सेम वैल्यू आ रही है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत आ रही है. ए नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 ऑलवेज हैज़ अ 0 एट यूनिट प्लेस. दोस्तों ये भी गलत है. कैसे गलत है मैं आपको बता देता हूँ. आप ये सोच रहे होंगे कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है. अब जैसे कोई नंबर ले लो 0.5 ले लिया, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, आपके पास आएगा 5. तो इक्वल 0 नहीं है एंड प्लेस के ऊपर. तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई. मल्टीप्लाई इज़ द इन्वर्स ऑफ डिवीज़न. बिल्कुल ठीक है दोस्तों. मल्टीप्लाई इज़ द इन्वर्स ऑफ डिवीज़न. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. यानी कि इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है जो कि आपकी ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट है. और डी स्टेटमेंट आपकी ऑप्शन नंबर 4 में है, ओनली डी. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. बढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से शुद्ध कथन को पहचानिए. ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं. शुद्ध कथन को पहचानना में यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट. 4 ऑप्शन आपके सामने ये है. एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी इज नॉट अ मैथमेटिकल स्किल. तो ये तो गलत ही है. मैथमेटिक्स कैन बी इक्वेटेड विद द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूले. नहीं, ये भी गलत. मैथमेटिक्स इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न. बिल्कुल ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा. गणित में नमूनों की पहचान शामिल है. इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री. सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है. तो ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने. एंगेजिंग द स्टूडेंट इन पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी, या गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. अब क्लियर डेफिनेशन दे देंगे तो बच्चे को सिमेट्री समझ में नहीं आएगी, वो उससे कुछ सीख नहीं पाएगा, वो सिर्फ डेफिनेशन को रट पाएगा. इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन डिस्कशन से भी कुछ नहीं होगा. या इनकरेजिंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, सिर्फ ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होगा. तो बेस्ट मोस्ट सूटेबल स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, इंगेज करें हम बच्चों को किस में, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी में. जैसे कि एक पेपर है, अब पेपर बच्चा फोल्ड करेगा, फोल्ड करके क्या करेगा, वो हो सकता है कोई रेक्टेंगल बना दे, हो सकता है पेपर फोल्ड करके कोई स्क्वायर बना दे, हो सकता है आपका ट्राइंगल बना दे. तो इससे क्या होगा, बच्चा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री भी सीख पाएगा कि कहाँ से वो करके क्या बना रहा है, कितना पैटर्न लेकर वो क्या बना रहा है. तो सिमेट्री ज़्यादा जो एक्टिविटी इंगेज कर पाएगा बच्चा, वहीं से कर पाएगा जिसमें पेपर फोल्डिंग की एक्टिविटी बच्चा खुद करेगा. यहाँ पर जो है लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, जिसको जॉन डिवे ने दिया था, करके सीखने का सिद्धांत. और करके सीखने का सिद्धांत जो है लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डिवे ने दिया था. तो आई होप दोस्तों आपको ये 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के समझ में आ गए होंगे. अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना वीडियो को ना भूलें. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें.
वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।